देखिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है क्रिप्स मिशन, जहाँ तक हमने डेवलपमेंट किया था। खैर इसके पहले भी हमने बहुत सारे पॉलिटिकल एडवांसमेंट देखे पिछले थोड़े बहुत स्लाइड्स के अंदर, जहाँ पे हमको जानने को मिलता है कि फ्रॉम 1940 ऑनवर्ड्स एक वो था ना कि थ्री वे स्ट्रगल चल रहा था। एक साइड के ऊपर आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, यहाँ पे वाइसरॉयज हुआ करते थे, वो अपना कुछ ना कुछ प्रपोजल दिया करते थे। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, जहाँ लंदन में बैठे बैठे वो भी कुछ तरह से ये जो कन्फ्लिक्टिंग और ये डेडलॉक वाली सिचुएशन में जा रहे थे, उसको सॉल्व कराने के लिए वो भी थोड़ा बहुत प्रोसेस कर रहे थे। एक साइड के ऊपर आपके यहाँ पे कांग्रेस थी एंड अदर साइड इट वाज दी मुस्लिम लीग। ओके, तो इनकी तीनों के बीच में ये टग ऑफ वॉर चलता रहता था, रस्सी खींच चलती रहती थी। एक यहाँ पे खींच रहा था, एक वहाँ पे खींच रहा था, एक वहाँ पे खींच रहा था। ओके, अलग अलग दिशा में। सो यू विल सी इन बिटवीन दिस टाइम बहुत सारे प्रपोजल्स भी है, हमने देखे भी सही कि सबसे पहले शुरुआत होती है 1939 में, जब आपकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया सरकार को चांस देने के बावजूद, सरदार ने इनकी सुनी नहीं। सो द वाइसरॉय केम अप विथ ऑगस्ट प्रपोजल, ऑगस्ट प्लान या ऑगस्ट ऑफर भी कहते हैं उसको। उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की तरफ चला गया। इन बिटवीन आपके यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं होता एंड फाइनली मार्च 1942 में सरकार क्रिप्स मिशन बोलती है कि भाई हम लोग स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता के अंदर एक मिशन भेजेंगे भारत के अंदर, जो फाइनली भारत को एक कोई सॉल्यूशन लाने की कोशिश कराएगा। ओके, बट वो भी नहीं हो पाता है एंड लिमिटेड कोर्स ऑफ टाइम आपको जानने को मिलेगा कि क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। हमने उसके रीजंस भी देखेंगे कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, क्योंकि फंडामेंटल चीज कौन सा था, क्रिप्स मिशन थोड़ा बहुत कंसीडर कर रहा था पाकिस्तान की डिमांड को, बट साथों साथ इंडियन यूनियन भी बल रहा था एंड अल्टीमेटली इट वाज टॉकिंग अबाउट डोमिनेंस स्टेटस एंड दैट टू आफ्टर वॉर। तो बोले ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन लीडरशिप इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड टू दी प्रपोजल्स गिवन बाय द क्रिप्स मिशन। हमने उसके रीजंस भी देखे, रीजंस फॉर फेलियर किस तरह से थे आप पिछले स्लाइड के अंदर देख लीजिएगा। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जून 1942 में अपना बिस्तरा पोटला पैक करके वहां से निकल जाएगा। ओके, इंडिया से तो इससे कुछ हो नहीं पाता। इंडिया ट्रिप करके सपना देख रहा था, बोले भारत घूमूंगा, भारत दर्शन 2-3 महीने जाऊंगा, बट कुछ हो नहीं पाया एंड फाइनली जुलाई 1942 के आसपास यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। इन बिटवीन दिस टाइम यहाँ पे फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी वर्धा के अंदर। देखिए यार कि वर्धा के अंदर गांधी जी ने अपना आश्रम की स्थापना की थी, उसके बाद वहां पे बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा और गांधी डिसाइड करते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट a movement in India, क्योंकि government is not accepting our demands. We have been pleading with the demands to the British government that you accept this proposal. They are not saying anything. In fact, they are rejecting our demands and they are sending something else that is known as dominance status. They are only trying to give us dominance status which we have rejected since 1928 onwards. Okay, so you will see that the Cripps mission on one side failed, and by June 1942 the political confrontation between the Indian leadership and the British leadership had aggregated. So in between this time, July 1942, the Congress Working Committee meets at Wardha and Gandhi says now it's time to start a movement. Okay, so now it's time to start a movement, now it's time to start a struggle, and they also demanded that the power should be transferred immediately into the hands of Indian people and a responsible government should be formed. No more British intervention into the autonomy of the Indian state. That was the demand by the Congress Working Committee at Wardha. Okay, तो ये उनकी मांग थी और यही मांग के अनुरूप यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट होता है। ओके, फाइनली जुलाई 1942 की जो डिमांड थी वो कंटिन्यू होते होते एक महीना निकल जाता है और अगस्त आता है एंड ऑन 8 अगस्त 1942 यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की मीटिंग होती है बॉम्बे के अंदर गोवालिया टैंक के पास, और वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि एक रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है और रिजोल्यूशन के अंदर बोला जाता है कि ब्रिटिश नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू क्विट इंडिया। अंग्रेजों को बोला जाता है कि अब समय आ गया है कि आप भारत छोड़ के यहां से निकलो, भारत छोड़ो आंदोलन, हिंद छोड़ो आंदोलन, और क्विट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च कर दिया जाता है 8 अगस्त 1942. The constitutional advancement had been blocked by the somehow very vague proposals given by the British authorities at that time, and now Congress think that if you will not launch a movement, if you will not launch a immediate movement, the people were getting restless, और इसी के चक्कर में यहाँ पे फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरह से लॉन्च करते हैं, उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था, व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, इसका मूवमेंट कहाँ कहाँ फैलता है, और आदि इत्यादि और भी चीज़ें जो इसके अंदर इसके मेन फीचर्स थे वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर से मूवमेंट वाली जो मैंने आपको सबसे पहले ग्रेवी की स्लाइड बताई थी पिछले क्लासेस के अंदर, आप याद करिएगा कहाँ हुआ,
who were the, when it took place 1942, who were the leaders associated with, what was the reason behind, why it failed, and ultimately what was the program of action which was developed by the nationalist leadership, and ultimately what was the government response, सरकार क्या क्या रिस्पॉन्स था और इसका आउटकम क्या रहा. ओके, तो 5W + 1H की जो थियरी है वही थियरी को हम लोग अख्तियार करके फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट को देखने की कोशिश करेंगे. अब देखिएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसी कंडीशन के ऊपर आ गई थी यहाँ पे कांग्रेस के, उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था. द कांग्रेस वॉज ट्राइंग to get some kind of concessions and relief from the government, but the government was adamant, and वो खाली एक ही चीज बताती थी कि post war, once the war ends, we will launch some kind of constitutional government in India, but you have to stop till war. Congress said that you need to transfer the power immediately. तो ये पूरी की पूरी इनकी जो खींचातानी रस्सी खींच चलती रहती थी, इन बिटवीन मुस्लिम लीग आके अपनी साइड के ऊपर रस्सी खींचने की कोशिश कर रहा था. तो ये पूरा का पूरा तिकड़म और चक्कर चलता रहा, और इसी चक्कर में यहाँ पे फाइनली ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है. 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है गोवालिया टैंक के पास बॉम्बे के अंदर, और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है इसकी AICC के द्वारा. व्हाट was the resolution passed and why the quit India movement, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने की, उसको हम लोग जानने की अब कोशिश करते हैं. सबसे पहला फंडामेंटल रीजन दैट द इंडियन लीडरशिप हैड वेरी हाई होप विथ क्रिप्स मिशन. ओके, तो क्रिप्स मिशन से इन लोग को बहुत सारी आकांक्षाएं थी, बहुत सारी अपेक्षा थी, और अपेक्षा की जगह क्रिप्स मिशन उनको उपेक्षा करके गया. ओके, so instead of having some kind of power, it disrespected to the sentiments of the people, and as a result the Congress did not like it, and Congress thought कि क्रिप्स मिशन का पूरा फेलियर, ऊपर से क्रिप्स बोलता है भाई साहब हमसे ना हो पाएगा. तुमसे ना हो पाएगा तो किससे हो पाएगा, तुम तो प्रतिनिधि ठहरे थे यहाँ पे अंग्रेजों के, और उनको आपको तो लंदन से भेजा गया था. बोले लंदन से आया मेरा दोस्त को सलाम करो. सलाम तो क्या, दोस्त खुद साइन नहीं कर पा रहा था, ऐसी हालत में हो गया था. ओके, सो यू विल सी दैट द क्रिप्स मिशन व्हिच वाज हैविंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडियन पीपल, व्हेन इन फेल्ड, तो हमारे लोगों को लगा कि ये तो खाली अंग्रेज खाली दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर हमको पावर चाहिए, अगर हमको फ्रीडम चाहिए, देन वी हैव टू डू दिस बाय द मीन्स ऑफ मूवमेंट्स एंड एजिटेशन. ये लोग हमसे बात करके तो हमको पावर नहीं देने वाले. ओके, सेकेंडली अगर आप देखोगे कि 1942 का टाइम था, अक्टूबर सितंबर 1939 से इनफैक्ट आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी, और 2-3 साल जब युद्ध होता है तो क्या होगा, आपके प्राइसेस बहुत एस्केलेट हो जाएंगे. द प्राइस राइज विल बी सीन, एंड पीपल वर हैविंग सो मच ऑफ डिसकंटेंट. बोले दाल 200 रुपए किलो तक चली जाएगी, पता नहीं चलेगा ऐसे 200 करके. ओके, एंड यू विल सी दैट पीपल वर हैविंग सीरियस डिसकंटेंट एंड ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बोले खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, हम तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी नहीं है, तो भी इंडिया को इतना सारा फटका पड़ रहा है. तो ह्यूमन लॉस तो हो ही रहा था, टेरिटोरियल लॉस होना शुरू हो रहा था, साथ साथ आपका इकोनॉमिक मिजरी बढ़ रही है. सो पीपल वर आल्सो हैविंग डिसकंटेंट, एंड कांग्रेस थॉट कि मौका मिला है तो यहाँ पे हम लोगों का जो गुस्सा है ना उसको चैनलाइज कर देना चाहिए, और वही चैनलाइजिंग के प्रोसेस के थ्रू इनको लगा. सेकेंडली यहाँ पे एक और न्यूज बढ़ते जा रहे थे. बोले ब्रिटिशर्स को फटका पे फटका पड़ रहा है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. क्यों? क्योंकि आपका जापानीज एम्पायर है, इट वाज एक्सपांडिंग एज अ वेरी हाई इंक्रीमेंटल रेट. यू विल सी कि जापान नाम का इतुसा कंट्री, अब देखिएगा कि जापानीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जापानीज जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, वो माइजी डायनेस्टी थी 1860s में, जब वो पावर पे आते हैं उसके बाद उसका पिक होता है, और जापान के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत लेट शुरू हुआ, बट इन कोर्स ऑफ टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वो इंपीरियलिज्म की तरफ भी चला जाता है. सो यू विल सी दैट द लीडरशिप वांटेड टू कंडीशन द मासेस दैट जापानीज इन्वेशन कैन बी पॉसिबल, और जापानीज आएंगे तो वो भी हमारे ऊपर तो अत्याचार ही करने की शक्यता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंपीरियलिस्टिक सोर्सेज ही है, वो ही इंपीरियलिस्टिक पावर ही है. सो दे वांटेड टू कंडीशन पीपल कि आपको आंदोलन करते रहना है, यू हैव टू डिफाई द ऑथोरिटी, और जब तक आप ऑथोरिटी को डिफाई नहीं करोगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा. So people were getting reluctant due to this price rise. The Congress was not happy due to the failure of Cripps Mission. On the other hand, you will see the Japanese people were thinking of invading India, and all these things clubbed together. The British government was on the back foot, and the Congress thought of launching a Quit India movement. और यहाँ पे ही finally 8 अगस्त 1942 को Quit India movement launch किया जाता है. अब देखिएगा कि Japanese invasion कहाँ तक चलता है. This is Japan. वो चाइना तक चला गया था. ऐसा बोला जाता है कि बीजिंग के अंदर जापान ने अपनी आर्मी की परेड कराई थी. ओके, बीजिंग मतलब उस टाइम पे पेकिंग हुआ करता था. पेकिंग यूज्ड टू बी द नेम ऑफ बीजिंग इन अर्लियर टाइम्स, और वहां पे
पेकिंग के अंदर वहां पे जापानीज आर्मी मार्च कर रही है। नॉर्दर्न मंचूरिया, आपका जो चाइनीज डिश है ना मंचूरियन करके है, वो वहां से जो आप यहाँ ज्यादातर हम लोग बोले रहते, तो ये मंचूरिया जो प्रोविंस था चाइना का, वहां पे जापानीज इन्वेजन कंटिन्यूअसली। यू विल सी दिस रेड बेल्ट अराउंड द कॉरिडोर ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यहाँ सब जगह जापान का दबदबा था, इंक्लूडिंग बर्मा, और वो इंडिया की डोर स्टेप के ऊपर आ गया था। So this was how the Japanese invasion took place during the 1940s, और बहुत ही पीक के ऊपर जा रहा था जापान। ओके, तो बहुत सारे कंट्रीज को उसने पानी पिला दिया था जापान ने, और यहाँ पे इंडिया को भी इन्वेट करने की सोच रहा था। सो दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। आज की तारीख में जो जापान इज नॉट हैविंग गुड, जैसे अगर आप अच्छे खासे कोऑर्डिनेट रिलेशंस की बात करोगे तो कोरिया के साथ भी नहीं है उसके अच्छे संबंध, चाइना के साथ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोरिया के ऊपर भी जापान का कब्जा था, चाइना के ऊपर भी था, ऑल दी स्मॉल आपके जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे भी जापान ने कब्जा कर लिया था, और काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ भी उसने उस टाइम पे उनके जो मिलिट्री थी उन्होंने लोगों के ऊपर की थी। तो ओके, तो देयर आर अदर रीजंस, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स रिजल्टेड into a meeting of Congress on 8th August 1942, and it was decided that we'll be launching one more movement, और मूवमेंट का नाम क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। बोले अब आप हमको चाहिए नहीं। पहला क्या था मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि आपने वो खलीफ को हटा दिया है, पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग का मैसेकर हो गया, एंड वी वांट स्वराज। उसके बाद कौन सा मूवमेंट हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या बताता है कि भाई हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सेप्टेड आवर डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस और स्वराज, एंड थ्रू द रिपोर्ट्स एंड द रिकमेंडेशंस मेड बाय नेहरू कमिटी, वो आपने वो भी नहीं एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे तो क्या बोले तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है 8 अगस्त 1942। इट डिमांडेड एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट का सबसे पहला फंडामेंटल, सबके ऑब्जेक्टिव याद रखेगा, एक क्या बताता है? पूर्ण स्वराज, एक बताता है स्वराज, एंड एक क्या बताता है? बोले यहां से निकलो तुम, इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप हमको चाहिए नहीं, अब हमारे हिसाब से हमारा घर बसा देंगे। ओके, यू विल सी दैट द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड आल्सो टोल्ड दैट वी विल बी फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉल। ओके, और यहाँ पे एक नारा दिया जाता है, और यहाँ पे गांधी बता देते हैं सबसे पहले दैट to launch the objective of quit India, we will be launching a civil disobedience। बोले हम लोग सविनय कानून भंग करेंगे, हम लोग सविनय कानून आंदोलन शुरू करेंगे, और ये आंदोलन के थ्रू विल मेक श्योर दैट विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, विल डिसोबे योर लॉज, और हम लोग हर एक कानून को तोड़ते रहेंगे और आपको बोलते रहेंगे कि आप यहाँ पे जाओ। साथों साथ यहाँ पे एक और नारा जुड़ा जाता था इसके साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, जिसे बोला जाता है डू और डाई, करो या मरो। बोले अब तो आपको करना ही है सब कुछ, और यहाँ पे गांधी भी बहुत रेस्टलेस हो रहे थे कि आपको करना ही है। भारत के लोगों को उन्होंने जगाने की कोशिश की थी कि नाउ इट्स द टाइम दैट यू शुड कम टू द स्ट्रीट्स एंड डिफाई द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड आस्क देम टू गो अवे फ्रॉम इंडिया। बोले आप यहाँ से निकल जाओ, जितना जल्दी निकलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जब यहाँ पे ये आंदोलन पास कर दिया, आंदोलन का जो रिजोल्यूशन था, द रिजोल्यूशन ऑफ द मूवमेंट व्हिच वाज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942, द गवर्नमेंट रिस्पांस, व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिस्पांस ऑन दिस थिंग? सरकार क्या इसका जवाब देती है, तो आपको जानने को मिलेगा ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 8 अगस्त 1942 this thing was passed, resolution. On the very next day, on 9th August 1942, the government in one go arrested all the Congress leaders, और कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। बोले किसी को चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि 1934 के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 1932, यू विल सी, जब विलिंगडन पावर पे आता है वाइसरॉय के तौर के ऊपर, तो अपनी पॉलिसी चेंज करता है। बोले नो मोर गांधी, नो मोर कांग्रेस, द मूवमेंट शुड नॉट बी अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पो। बोले टेम्पो बनता है तो यहाँ से ये लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सब लोग झूमने लगते हैं और हमको भी झुमाते रहते हैं। बट यहाँ पे नक्की कर दिया जाता है सरकार के द्वारा दैट वी विल नॉट अलाउ द नेशनल लीडरशिप टू बिल्ड अप अ टेम्पो एंड कंसोलिडेट द मूवमेंट इन वन गो। और इसके कारण दूसरे ही दिन आपकी मेजोरिटी कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट कर दिया जाता है और आपकी कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है। अब मुद्दा ये आ रहा था, इसके पहले के मूवमेंट्स के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब जब आपका लीडरशिप क्राइसिस होगा तब आपका आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। Whenever a leadership crisis and a vacuum takes place in the political sphere, the movement tries to stop itself or the movement lose its momentum. हमको देखना यह है कि क्या इसका मोमेंटम कम हो गया था, क्या इसका
जो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कम हो रही थी या ज्यादा बढ़ रही थी? क्या 9 अगस्त 1942 को ऑन द 9th August 1942 when majority of the Congress leadership was arrested, did the movement stop or it went against the authority of the Britishers? और जो होम रूल के दौरान हुआ था, जैसे एनी बेसेंट को अरेस्ट कर दिया तो लोग और रास्ते के ऊपर आ गए, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा on the very next day on 9th August when the Congress was banned and the majority of the Congress leadership was arrested, तो यहाँ पे वाइसरॉय ने भी डिसाइड किया था, बोले यहाँ पे इनको इतना रूथलेसली सप्रेस करो। तो बोला जाता है ना, बोले पहले पीटना फिर अरेस्ट करना। ओके, तो सर्विस करेगी आपकी पहली, उसके बाद आपकी खिदमत होगी, फिर आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब हमको देखना है कि डिड द मूवमेंट स्टॉप्ड? नो। Irrespective of the beating done by the British government, you will see that the people went on rampage. अब इतना पानी सर के ऊपर चला गया था कि लोग रास्ते के ऊपर आ गए, बोले तुमको बैन करना है, मारना है, पीटना है, जो भी बोलो, तुम 2 मारोगे हम आपको 4 मारेंगे। एंड यू विल सी दैट दे स्टार्टेड अटैकिंग द सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी। इसके पहले हमको देखने को मिल रहा था कि गांधी नहीं थे तो वायलेंस होता था, यहां पे भी यही हुआ कि गांधी नहीं थे, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, लीडरशिप वैक्यूम हो गया, बट स्टिल पीपल केम आउट and they started attacking। बोले अब तो पानी सर के ऊपर चला गया, करो या मरो का नारा दे दिया गया है, do or die बोल दिया गया है। And as a result you will see they started attacking the symbols of authority, the bridges were blown up, the railway tracks were blown up, and you will see majority of the government symbols were attacked by the people। दौड़ा दौड़ा के सरकार लोगों को मार रही थी, तो सरकार लोग सरकार की जितने भी सिंबल्स है अथॉरिटी को, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दिखाया कि व्हाट इज द पावर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। बोले हमारे यहाँ पे लीडर्स नहीं है तो क्या हो गया? फिर भी हम लोग ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग आपकी कोई भी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। एंड दिस वाज द टेम्पो विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। मुद्दा यहाँ पे ये आ रहा था कि पॉलिटिकल क्राइसिस होने के बावजूद लोग रास्ते के ऊपर आ रहे थे। देयर वाज पॉलिटिकल वैक्यूम। ऐसा बोला जाता है that the people got trained in between this 20 years। 20 साल में पहले तो क्या था कि लोग भटक जाते थे, बोले आइला अभी सरकार ने हमारे मेजोरिटी लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, अब क्या करेंगे? तो पीपल वर कंफ्यूज। नाउ पीपल न्यू, बोले आज नहीं तो कल आज़ादी मिलने वाली है। वो जो था ना इंडिजिनाइजेशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन कैसे करते हैं, उनकी गोली वो लोग को वो जो उसका जो बोला जाता संजीवनी बूटी उनको मिल चुकी थी। तो संजीवनी बूटी मिल चुकी थी, उनको मेडिसिन मिल गई थी, उनको ब्रह्मास्त्र मिल गया था अच्छी तरह से, एंड दे न्यू ऑल दिस थिंग्स। इसके कारण लोग रास्ते पे आ गए। साथों साथ इसका जो दूसरा फीचर आपको देखने को मिलेगा, जब रास्ते पे आते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट था, वहां पे आपको अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी देखने को मिलेगी। दिस अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, अभी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज क्यों चलती थी? क्योंकि इफ यू ट्राई टू वर्क इन ओपन तो ब्रिटिशर्स माइट अरेस्ट यू, but these people were the ones who provided some kind of underground leadership, who provided the network during the Quit India movement। So there were many leaders who evolved during this time। भारत के आजादी के बाद के अंदर जो 2 नाम सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, एक तो है जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि इत्यादि लीडर्स, अरुणा आसिफ अली, उषा शर्मा, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानिक, अच्युत पत्यादर्न, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका जैसे लोग अंडरग्राउंड वे और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के अंदर सरकार की नजर में ना आते हुए खुफिया चैनलों से अपनी सीक्रेट पत्रिका और पैम्पलेट्स पब्लिश किया करते थे और लोगों को बोला करते थे कि आप आंदोलन मत छोड़िएगा। एंड दिस इज हाउ इट डेवलप। इसके पहले हमने देखा कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, बट अभी ड्यू टू द फियर and due to the suppression of the British authorities, now our people resorted, बोले हम लोग आपके कहे में नहीं आने वाले, आप हमको बाहर से अरेस्ट कर रहे हो तो हम लोग नीचे बंकर में जाके पूरी की पूरी एक्टिविटीज करते रहेंगे। एक लेडी थी जिनका नाम था उषा मेहता, शी स्टार्टेड कांग्रेस रेडियो, और वो भी अंडरग्राउंड। द ब्रिटिशर्स कुड नॉट लोकेट, बोले ये कहाँ से अपनी मैसेजेस को वॉइस कर रहे हैं। था ना एक फ्रीक्वेंसी इन्होंने कहीं से लॉन्च कर दी थी, and the people of India could listen, but the Britishers could not track। बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी कोई भी घर के कोई भी कोने से बैठे एक रूम के अंदर से ये अपना रेडियो चलाती थी एंड पीपल को मोटिवेट करती थी, बोले आप छोड़िएगा मत, हमारे लीडर्स जेल के अंदर है तो क्या हो गया, हमारे लिए ही वो लोग जेल के अंदर है।
और आप लोग जब तक आंदोलन नहीं छोड़ोगे तब तक यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत को आप अच्छी खासी उसको फटकार मिलती रहेगी। ओके, सो दिस इज हाउ इट वेंट। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा एस्पेक्ट, दैट इज द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज एज वेल एज द अंडरग्राउंड रेडियो विच वाज आल्सो नोन एज कांग्रेस रेडियो। ओके, तो कहीं 1-2 साल पहले उषा मेहता का नाम आया था कि उषा मेहता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो शी इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट फर्स्ट। She also launched a Congress radio, which was also known as underground radio, to spread the messages during the Quit India movement. Thirdly, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। नाउ यू सी व्हेन द पीपल स्टार्टेड गोइंग ऑन रैम्पेज, तो लोगों ने सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक करना शुरू कर दिया। पहले ब्रिजेस को उड़ाया, रेलवे ट्रैक्स को उड़ाया, टेलीग्राफ लाइन्स को उड़ाया। अब देखिए द पीपल आर वेरी स्मार्ट। 1857 की क्रांति के अंदर आप देखोगे वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज व्हाट, दैट आवर पीपल हैड नॉट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे जितने विद्रोही सिपाही थे या जितने भी लोग थे हु वर पार्टिसिपेटिंग, उनके पास अच्छा खासा कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं था, चैनल नहीं थी। बट हियर यू विल सी दैट द पैरेलल गवर्नमेंट्स वर एस्टेब्लिश्ड। और पैरेलल गवर्नमेंट्स भी कैसे, आप देखिए कि ये ऐसी सरकारें ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटी को वहां से उखाड़ फेंका गया था। जो पर्टिकुलर 3-4 जगहों के ऊपर लगाई गई, वहां पे ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटी को ओवरथ्रो कर दिया गया है और उसके बाद इन्होंने लगाई अथॉरिटीज ऑफ सिंबल्स फॉर अटैक्स। जैसे 1930s के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, कहां हुई सबसे पहले? चिटगांव, सूर्या सेन, कल्पना दत्त, पृथ्वीराज वाडेदार आदि इत्यादि जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया? चिटगांव के अंदर बोले अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, बोले दिस इज आजाद हिंद गवर्नमेंट, ऐसा नाम दिया था उन्होंने। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि क्विट इंडिया के दौरान आपको जब पीपल तोड़फोड़ के ऊपर चले जाते हैं, रास्ते के ऊपर उतर जाते हैं, तो ये भी अपनी एक पैरेलल समकक्ष सरकार बनाएंगे। ओके, तो सरकार राज बनना भी शुरू हो जाता है। कौन सी जगहों के ऊपर पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी वो आपको याद रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहली आपके यहाँ पे बलिया नाम की जगह है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, दिस इज द मॉडर्न डे बलिया, उसका जो आपको रेड डॉट दिख रहा है मैप के अंदर, वहां पे चीतू पांडे करके एक लीडर थे। ओके, तो नाम याद रखिएगा कि पैरेलल गवर्नमेंट के अंदर इनमें से कौन से भाई साहब या कौन से लीडर्स जुड़े हुए हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि बलिया इट वॉज चीतू पांडे। इसके साथ साथ यहाँ पे तमलुक करके जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर। इन तमलुक अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऑल्सो यू विल सी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब लॉन्गेस्ट मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी को डिफाई करने के बाद करीबन 1 साल तक जो इंसान ने सरकार चलाई थी, समकक्ष सरकार, आजाद वाली सरकार, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लॉन्च की गई पैरेलल गवर्नमेंट, दैट वाज लॉन्च्ड इन सतारा बाय नाना पाटिल एंड वाई.बी. चौहान। ओके, उसको प्रति सरकार भी बोला जाता है। ओके, और दिस इज नाना पाटिल, तो आपको नाम याद रहना चाहिए। बलिया के अंदर कौन थे? इट वाज चीतू पांडे। तमलुक के अंदर आपको नाम याद रखना नहीं है। विच वाज द लॉन्गेस्ट ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट्स ऑफ दिस टाइम? इट वाज दिस गवर्नमेंट एट एस्टेब्लिश्ड एट सतारा। सतारा महाराष्ट्र के अंदर का जो प्रोविंस है वहां पे एसेंशियली एस्टेब्लिश की गई थी, और ये करीबन 1 साल से ज्यादा। वाई.बी. चौहान जो लेटर ऑन कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर आते हैं, बहुत स्टॉलवर्ट लीडर बोले जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। ओके, तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ये जो है वो है वाई.बी. पाटिल, आपके नाना पाटिल है, जो पैरेलल सरकार के अंदर अपना आंदोलन चलाते रहते थे। और एक हम लोग फीचर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पार्टिसिपेशन, यहाँ पे किन किन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पार्टिसिपेट किया, हु ऑल पार्टिसिपेटेड। सो यू विल सी द यूथ, द वुमेन, द पीजेंट्स, द वर्कर्स, द गवर्नमेंट सर्वर्स, all these people participated during the Quit India movement, and you will also see that no major communal clashes took place. ये भी बहुत ही बड़ी हमारे लिए कामयाबी थी लोगों के लिए कि यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा कम्युनल क्लैश नहीं होता है जिसके कारण इनके बीच में कोई झगड़ा या ऐसी कुछ बनने की कोशिश की जाती है। ओके, सो यू विल सी दैट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज काइंड ऑफ विटनेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड मेजर कम्युनल क्लैशेस डिड नॉट टुक प्लेस। अब हमको देखना ये है कि जब इतना सारा आंदोलन कराया हमारे लोगों ने कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कैन बी सीन थ्रू गवर्नमेंट रिप्रेशन। सरकार तो यही चीज करती थी। सरकार ने क्या बोल दिया था? बोले पहले पिटना फिर अरेस्ट करना। सो यू विल सी लार्ज के लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा के सबको मारो,
टीयर गैस, आपके ऊपर वो आंसू गोला छोड़ दिया जाता है और आपको फिर रोना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है। ऑलमोस्ट 10,000 पीपल गॉट किल्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मूवमेंट। और ये सबसे बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वन ऑफ द वायलेंट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि दोनों साइड से आपकी हिंसा हो रही थी। एक तो लीडरशिप क्राइसिस था, the national leadership was already arrested, जो underground leaders थे they could not provide or they could not channelize the energy, as a result people started attacking the symbols of authority। जब आप symbols of authority को अटैक करोगे तो क्या होगी, सरकार भी आपको मारेगी। ऑलवेज आपको एक चीज तो समझ में आती होगी that the state is always mightier than people। राज्य आपके लोगों से हमेशा ताकतवर रहता है। स्टेट मतलब मॉडर्न डे पॉलिटिकल एंटिटी, जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, उस टाइम में भी स्टेट वाज ऑलवेज पावरफुल। हम लोग देखते रहते हैं कि स्टेट ट्राइड टू सप्रेस द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल व्हेन दे केम टू स्ट्रीट्स। आज की तारीख में भी बहुत बार होता है कि लोग रास्ते पे उतरते हैं तो सरकार, बोला जाता है कि सरकार ने दमन गुजारा लोगों के ऊपर। ओके, सो यू विल कंटिन्यूअसली सी दैट लाठीचार्ज वाज देयर, जो चलता रहता है, टीयर गैस, 10,000 people were killed and almost the press and the civil liberties were gagged by the government। Okay, तो large scale severe repression was done by the government to stop this movement। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारा आंदोलन जब ये कंटिन्यूसली होता रहा तो 1944 तक आते आते इसको इन्होंने काबू में लेने की कोशिश की है। ओके, सो यू विल सी दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट which started in 1942 had a very long lasting effect into the minds of British authorities। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार का जो अल्टीमेट बेस था, इसको इन्होंने अच्छी खासा से जो फाउंडेशन से इसको इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की थी। अब हम लोग टाइमलाइन के ऊपर चले जाते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान देख रहे थे। 8 अगस्त 1942 फिर से हम लोग याद करेंगे क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ओके, एआईसीसी की मीटिंग होगी बॉम्बे, गोवालिया टैंक के पास, रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। क्या बोले, अंग्रेज हिंद छोड़ो, अंग्रेजों अब आपको भारत छोड़ने का टाइम आ चुका है। ओके, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। ओके, तो आंदोलन शुरू किया जाए, हमने देखा गांधी जी ने बता दिया कि भी आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे 9 अगस्त 1942। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है कि गवर्नमेंट दूसरे ही दिन मेजोरिटी आपकी लीडरशिप को अरेस्ट कर दी जाती है। ओके, अरेस्ट ऑल द लीडर्स दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो सरकार ने तो डिसाइड किया था, बोले पहले पीटो फिर अरेस्ट करना सबको, अच्छी खासी खिदमत हो जानी चाहिए, दूसरी बार आंदोलन करने रहे वैसा ना रहे। ओके, बट यू विल सी अगेंस्ट द गवर्नमेंट अथॉरिटी पीपल डिफाइड एंड दे वेंट ऑन टू रैम्पेज। बोले जाओ तुम यहाँ से, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती है, पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, एंड एज वेल एज यू विल सी द गवर्नमेंट रिप्रेशन वाज आल्सो सीवियर। इन बिटवीन दिस टाइम फाइनली फरवरी 1943 तक आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल एडवांसमेंट और हो गए। अब हमको 2-3 चीजें जाननी है ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दौरान जो 1940s में था। फरवरी 1943 के आसपास का जो समय था, 1943 का ओवरऑल आप पीरियड ले सकते हो, वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो काफी हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट इतना अच्छा खासा चला, फलाना इन लोगों को मारा, इन लोगों को पीटा, ये सब कुछ चलता रहता था। बट और भी बहुत ही खराब चीज आप बोल सकते हो इंडियन हिस्ट्री को लेके, कि ब्रिटिश रूल को लेके, कि दैट द ब्रिटिश रूल वाज सो मच रूथलेस एंड सप्रेसिव और दे डिड नॉट केयर अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि फाइनली व्हेन द गवर्नमेंट रिप्रेशन वेंट वेरी हाई, गांधी डिसाइडेड टू गो ऑन फास्ट। और गांधी बोल देते हैं कि मैं अभी हड़ताल के ऊपर उतर रहा हूँ, आप लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आई एम गोइंग ऑन अ फास्ट। एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है फरवरी 1943 के अंदर कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट डायरेक्टिव टू लाइक नो कीप ऑन बीटिंग अ पीपल, तो गांधी डिसाइड कर देते हैं। साथों साथ यहाँ पे जब इतना सारा आंदोलन होता है तो मेजोरिटी आपकी वाइसरॉय की जो काउंसिल थी जिसको एक्सपांड करने की बात हो रहा था, वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत इंडियन रिप्रेजेंटेशन था उसमें से 3 इंडियन मेंबर्स रिजाइन कर देंगे एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। बोले हम लोग को आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना, वी आर ऑल्सो रिजाइनिंग फ्रॉम आवर पोस्ट। ओके, तो ये हमको जानने को मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट फरवरी 1943 तक का समय के दौरान कौन सी चीजें हुई। अब हम लोग देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का रोल क्या था, उसको असेस कर देते हैं। ओके, पहला आपको पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है दैट द लॉयल्टी which was like no favored the loyal people who were favoring the British government। अब वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अंग्रेज भारत छोड़ो। The loyal to the government suffered considerable action। okay, erosion। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो लोग सरकार को आज तक सपोर्ट कर रहे थे उन लोग ने बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे निकलो, we did not want you। okay, सेकेंडली आपको देखने को मिलेगा कि
अ ट्रूथ वाज एस्टैब्लिश्ड, और ये सत्य क्या था? दैट इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेस ऑफ इंडियंस। बोले जब तक भारत के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हमारे ऊपर राज करो, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इतना खासा इन लोग को हचमचाया है पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट सरकार की, ब्रिटिश अथॉरिटी को डिफाई करते हुए उनको यहां से भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है काफी सारे वाक्यों के अंदर। इसके कारण आपकी इतनी सारी हिंसा हुई। एंड यू विल सी दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटी को डिफाई कर दिया जाता है, बोले वी डू नॉट वांट यू। एंड ब्रिटिशर्स को रियलाइज कराया कि जब तक भारत की प्रजा जिस दिन से बोल दिया ना कि आप हम लोग को नहीं चाहिए हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट ने एस्टैब्लिश कराया, द स्पॉन्टेनिटी एलिमेंट वाज वेरी हाई। द कांग्रेस लीडरशिप इनिशियली थॉट कि अब तो हमको अरेस्ट कर दिया गया है तो लोग अभी भूल जाएंगे आंदोलन को, बट उसकी जगह तो आपको दूसरा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपने किसी को दबा दिया तो वहां पे मूवमेंट शुरू हुआ, ईस्ट में दबाया तो नॉर्थ में शुरू हुआ, नॉर्थ में दबाया तो वेस्ट में शुरू हुआ, वेस्ट में दबाया तो साउथ में शुरू हो गया, 3 जगह पे दिखा है तो कई और जगह से आपको सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा आंदोलन। तो अलग 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 विस्तारों के अंदर आपको आंदोलन देखने को मिलेंगे। बलिया कहां था? यूपी में। पैरेलल गवर्नमेंट का दूसरा एस्पेक्ट आपको कहां देखने को मिला? बंगाल के अंदर, तामलुक के अंदर। तीसरा एस्पेक्ट कहां देखने को मिलेगा? वेस्टर्न कोस्ट के अंदर, आपको महाराष्ट्र के अंदर। सो यू विल सी कि इतना पैन इंडिया मूवमेंट और पैन इंडिया बेसिस आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता रहता है। चौथा और सबसे फंडामेंटल चीजें थी कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि देयर वाज लीडरशिप क्राइसिस। नो फर्स्ट लेवल लीडरशिप वाज प्रेजेंट, जो आपकी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप थी, जहां पे उनका एक्सेप्टेंस बहुत था, उनकी आइडियोलॉजिकल पकड़ लोगों के ऊपर बहुत थी। देयर वाज अ लीडरशिप वैक्यूम, स्टिल द मूवमेंट कंटिन्यूड। यहां पे आपके यहां पे लीडरशिप का वैक्यूम हो जाता है, कोई लीडर्स नहीं थे, उसके बावजूद आपका आंदोलन चलता रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि लीडर्स रहे कि ना रहे, हमारे यहाँ पे एक संगठन बन गया है और संगठन की मदद लेते हुए हम लोग आजादी तक यहां से जाएंगे।